कथक प्रतिपादक पंडित अनुज मिश्रा और उनकी पत्नी नेहा सिंह वाराणसी के प्रसिद्ध पारंपरिक संगीतकारों के घराने की 13वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पंडित अनुज मिश्रा ने कथक की शिक्षा अपने पिता व गुरु स्वर्गीय पंडित अर्जुन मिश्रा से प्राप्त की और साथ ही साथ उन्होंने यह विद्या अपनी पत्नी नेहा सिंह को भी प्रदान की। पंडित अनुज मिश्रा ने अपनी पत्नी नेहा सिंह के साथ अपने पिता द्वारा स्थापित कथक अकादमी की बागडोर संभालते हुए कई शिष्य एवं शिष्याओं की कथक शिक्षा को आगे बढ़ाया। शिव 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 शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव। साथ ही साथ वे दोनों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर अपनी प्रस्तुतियां देते आए हैं और अपने शिष्यों को प्रस्तुतियों के लिए प्रोत्साहित भी करते आए हैं। इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य पारंपरिक एवं शास्त्रीय कथक को उसके वास्तविक स्वरूप में जगत में प्रचलित व स्थापित कराना है। बेहद खूबसूरत प्रस्तुति अर्जुन जी। नेहा जी, हम तो देख के ही बिल्कुल प्रसन्न हो गए, इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस हमने देखी। शुरुआत करते हैं आपसे, जानते हैं कि आप 13th जनरेशन को बिलोंग करते हैं। इस जर्नी की शुरुआत खैर घर में ही आपको एक एटमॉस्फेयर मिला, लेकिन आपने कब सोचा, आपके हृदय में कब आया कि मुझे कथक सीखना है? जी, मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे आना। मैं बताना चाहूँगा कि मैं मेरे घर में संगीत तो शुरू से पैदा होने के साथ ही कान में पड़ा और मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज जी से, हमारे दादा गुरु जी से वो सीखते थे और उसके पहले पंडित राम नारायण जी से उन्होंने सीखा कथक। तो हमारे घर में माहौल संगीत का रहा ही हमेशा से, क्योंकि मेरे दादा परदादा सभी लोग इसी से बिलोंग करते थे। और लेकिन क्योंकि मेरे पिताजी ने एक समय शुरुआत में बहुत कुछ ऐसा स्ट्रगल देखा लाइफ में और उनकी पढ़ाई शिक्षा नहीं हो पाई, तो वो चाहते थे हम पढ़ाई लिखाई पहले करें उसके बाद। एंड ही स्टार्टेड टू टीच मी ऑल्सो व्हेन आई वाज 4 years old ओनली। तो उन्होंने कहा चलो इसको सिखाते थोड़ा सा। तो वो सिखा के जब महाराज जी के पास गए तो 2 दिन मैं पूरे दिन प्रैक्टिस करता रहा एट एज ऑफ 4। तो वो देख के वो थोड़ा घबरा गए कि ऐसा नहीं, मैंने उसको डांस सिखाना शुरू किया और ये पता चला डांस में ही पूरा रम जाए। तो उन्होंने मुझे शिक्षा कहा कि अपने पहले एजुकेशन पूरी करो बेसिक, उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो एजुकेशन के साथ साथ मैं तबला, थोड़ा सा तबले का ज्ञान मैंने अपने फूफा जी से सीखा, फिर पंडित रविनाथ मिश्रा जी मेरे गुरु तबले के रहे। साइड बाय साइड में तबला चलता रहा और पढ़ाई चलती रही। उसके बाद एट एज ऑफ 16 आई वॉज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू क्रिकेट ऑल्सो। अपने कॉलेज में और स्कूल में मैंने क्रिकेट काफ़ी खेला, लेकिन उसके बाद एज ऑफ 16 पता नहीं क्यों मुझे अंदर से लगा कि मैंने जो वर्ल्ड देखा और अपने पिताजी, माय फादर वाज माय हीरो, मैं उनको जब भी परफॉर्मेंस करता हुआ देखा था तो मुझे अच्छा लगा उनका परफॉर्मेंस और मुझे लगता था कहीं ना कहीं कि मैं भी उनकी तरह नृत्य करूं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि सभी डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, क्रिकेटर बन रहे हैं। एक बार खुद ही अंदर से कुछ जागृत हुआ कि मेरे पास तो मेरे पिताजी जो इतने वन ऑफ द फाइनेस्ट डांसर और टीचर गुरु, तो क्यों ना इस परंपरा को, जो मेरे पारिवारिक परंपरा है, इसको मैं आगे बढ़ाऊं, क्योंकि आने वाले टाइम में इस आर्ट को संभालने वाले बहुत कम लोग होंगे। तो मैंने खुद से, मेरे अंदर ये भावना जगी और मैंने कहा कि ज़रूर मैं इस आर्ट को जब तक मरते दम तक अपने इस रिच कल्चर हेरिटेज को, हमारे भारत की जो परंपरा है, इसको मैं बचा के रखूँ और इसको आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाऊँ। नेहा जी, अपने बारे में बताइए। कैंसर 2023 में डिटेक्ट हुआ है मार्च, और आप इसको कैसे ओवरकम कर रही हैं? यू आर ऑल्सो अ नोटेड डांसर, योर हस्बैंड इज अ ग्रेट सपोर्ट फॉर यू। आप हाउ आर यू ओवरकमिंग दिस? मुझे एक्चुअली मार्च में मुझे पता चला था मेरी ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में, बट कैंसर अभी डिटेक्ट हुआ है। मैं मुंबई में गई थी शो के लिए, 1.5 महीने वहाँ पे थी, लम्प था मेरे पहले ही, बट जब मैं वापस आई और मैंने चेकअप कराया तो पता चला कि कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। तो उसके साथ चल रही हूँ अभी और 4 कीमो हो चुके हैं। अब मेरी सर्जरी है, 29 या 30 को सर्जरी है, और साथ में मैं डांस भी कर रही हूँ। बस यही है, जज्बा है डांस की वजह से। आप कह सकते हो कि बहुत मुझे सपोर्ट मिलता है डांस की वजह से, कि एक होता है पॉजिटिविटी मिलती है मुझे। सो दैट्स रियली गुड।
जी अनुज जी, आप भी बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते हैं नेहा जी को, चाहे इमोशनल हो, मेंटल हो, चाहे स्टेज पे हो, बिकॉज बहुत सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप हार मान जाते हैं, ऐसे कुछ परिस्थितियां होती हैं। तो डांस की अगर बात करें तो अभी भी आपने रिसेंटली एक परफॉर्मेंस ICCR में आपने की रामायण के ऊपर, तो उस परफॉर्मेंस के बारे में भी हमें कुछ बताएं। रामायण कथक किस तरह मिलते हैं आपस में? जी देखिए, बहुत ये इसका विस्तृत अध्ययन हो सकता है, पर मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि हम जहाँ तक हमने अध्ययन किया है कि भगवान शिव ने 108 यौगिक कर्णों से हमारे शास्त्रीय नृत्यों का निर्माण किया, और भारत में, उत्तर भारत में स्पेशली कथक, ये बहुत ही प्रचलित नृत्य रहा। कथा कहे सो कथक कहावे, ये जो प्रचलन चला है वो कई युगों से हमारे नृत्य का रिवाइवल होता रहा। तो मैंने कहा भगवान शिव तो कब के हैं, आदि महादेव हैं, उन्होंने 108 यौगिक कर्णों से निर्माण किया। उसके बाद रामायण काल में, त्रेता युग में, भगवान राम का जो काल था उसमें कहा जाता है वाल्मीकि ऋषि पहले गुरु थे कथक नृत्य के। और कथक नृत्य भी नहीं, एक कला है ये। और लवकुश पहले परफॉर्मर थे जिन्होंने राम दरबार में अपनी माँ की सीतायन, सीता जी की कथा जो उन्होंने रामायण वहाँ पे राम जी के सामने गाई थी। और जैसा मैंने कहा कथा कहे सो कथक कहावे, तो कथा जो है वो गा के कही जाती थी, गा के उसमें भाव प्रदर्शित होता था। और समय के हिसाब से जैसे मैंने कहा रिवाइवल होता गया, वेरी ओल्ड आर्ट। और भगवान कृष्ण ने जो कालिया के फन पर किया वो भी कथक था, जो उन्होंने रास किया वो भी कथक था, नटवरी नृत्य भी कहते थे इसको। कुशी लव प्रथा से कथक बना और श्री कृष्ण ने उसको रिवाइव किया, उसमें कई ऐसे बोल डाले। और इसके उपरांत जब आगे वो बढ़ता चला गया और फिर मुग़ल काल में वो रिवाइव हुआ, उसमें नज़ाकत, नफासत, उसकी जो कृष्ण राधा की ठुमरियाँ वैसी ही रहीं। इसके अलावा आज हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि कथक ने एक बड़ी लंबी यात्रा की, बट उसका जो बेस था वो रामायण काल में काफ़ी बढ़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कुशी लव को देखा, लवकुश को देखा, वो इतने प्रभावित हुए कि ग्रुप्स में लोग मंदिरों में जाके, अलग अलग जगह जाके इसको कहानियों को, और क्योंकि भगवान राम 21वें वंशज थे तो उनके पहले जो राजा हुए, उनके पहले जो शिव महापुराण थी या भगवान शिव की कथाएं, तो वो कथाएं, गणेश जी की कथाएं, वो कथक के माध्यम से, भाव के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने लगे। और देखिए संगीत और नृत्य एक बहुत बड़ा साधन है किसी भी क्लिष्ट चीज़ों को आराम से याद करने का। जैसे हमारे घर में हमारा बेटा अभी सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी बोलने लगा है, अपने आप से हनुमान चालीसा बोलता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम उसको कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रमम दय भवम भवानी सहितम नमामि, ये हम करते हैं तो वो बच्चे देखते हैं, उनको अपने आप ही याद हो जाता है। तो ये एक अच्छा साधन, और लोगों ने भी जब देखा, इसको समझा, तो वो उसको पढ़ते चले गए। और यही रामायण और कथक का एक बहुत ही हम कह सकते हैं शुरू से ही दोनों का एक आपस में बहुत बड़ा संबंध रहा है। जी अनुज जी, ये बताइए, पर्सनल क्वेश्चन है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कथक में डांस भी है, फुटवर्क है, और उसके साथ ठुमरी भी है, विच इज बेसिकली अ लव सॉन्ग। तो बॉलीवुड पिक्चरों में जो नाच गाना होता है, क्या उसका फाउंडेशन कथक है? बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए कथक तो एक अंग हुआ हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्य और संगीत का, और शास्त्रीय नृत्य भी लोक रंजन से ही आता है। तो मेरा मानना है कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत रिसर्च करके इसको बनाया है। और कहा जाता है कि जो भगवान शिव ने क्रिएट किया, एक बाल के मूवमेंट से लेके एक नाखून तक जितना आप सोच सकते हैं, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में लिखी जा चुकी है, चाहे वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो। और आप अगर उसको देखेंगे तो आप कोई नया मूवमेंट आप क्रिएट नहीं कर सकते, इट्स ऑलरेडी रिटन थाउजेंड्स ईयर बिफोर, वो सब चीज़ें लिखी जा चुकी हैं। बिकॉज आई हैव वर्क विद ऑल डांस स्टाइल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मैं देख के हैरान था कि चाहे फ्लामिंगो के मूवमेंट्स हो या टैप के हों या कंटेम्प्रेरी डांस के हों, वेस्टर्न क्लासिकल बैले, दे आर वेरी वेरी सिमिलर टू कथक। और यहीं से हमारे जिप्सीज गए ऑल ओवर वर्ल्ड, दे ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू स्पेन, टू अरब टू स्पेन, एंड देन दे वेंट टू दक्षिण अमेरिका एंड ऑल। सो वो पूरा ज्ञान लेके गए, जो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स सारा बेस तो यही है। कोई भी गाना बनता है रागों पे ही बनता है, और डांस स्टाइल्स आप देखें वो कहीं ना कहीं हमारा आधार लेके ही बनाते हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल आपकी बात सही है, कथक है, कथक के अलावा और भी डांस फॉर्म्स हैं जो हमारे हैं, और कहीं ना कहीं जो संगीत भी देखें तो आप हमारे रागों से ही बनता है। नेहा जी, आपने वेस्टर्न भी ट्राई किया है, वेस्टर्न भी डांस करते हैं, काफ़ी शोज़ में भी आपने परफॉर्म किया है, तो वेस्टर्न और कथक मतलब कहाँ सिमिलर है और कहाँ अलग है? वेस्टर्न और कथक बहुत अलग है। पहले मैं वेस्टर्न करती थी, फिर मैंने मॉडलिंग भी की है, आपको बताना चाहूँगी।
फिर उसके बाद मैं जब कथक में आई तो मैं सब भूल गई। मुझे कथक से प्यार हो गया, और इतना प्यार हो गया कि मैं अब तक कर रही हूँ, और शादी भी की तो कथक डांसर से की उसी फैमिली में गई। तो बहुत प्यार है मुझे कथक से। जी। और बहुत सिमिलरिटीज़, क्या आप वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है कह सकते हो, बट कहते हैं ना कि बस मूवमेंट जो शास्त्रीय नृत्य है वो इट्स लाइक अ ग्रामर, और जो वेस्टर्न है आप कैसे भी कर सकते हो, पर जब आप शास्त्रीय नृत्य देखोगे, उस चीज़ के अंदर जाओगे तो आप बहुत अच्छा फील करोगे, क्योंकि जब भी हम लोग एक्सप्रेशंस करते हैं इट्स लाइक अ योगा, मेडिटेशन जैसा लगता है। जब हम चक्कर्स लेते हैं या हम मूवमेंट्स करते हैं, इट्स लाइक अ मेडिटेशन। जी तो बहुत डिफरेंस है। जी। और अगर आपके विवाह की बात की जाए तो सेम प्रोफेशन है, तो किस तरह शुरुआत हुई, कहाँ आप मिले नेहा जी से, और कब प्रेम हुआ, कब प्रेम इजहार हुआ? देखिए, ऐसा है कि हम सभी अपने अपना एक पात्र निभा रहे हैं इस जीवन में, और आई एम एंड नेहा, वी बोथ आर प्लेइंग एज क्लासिकल डांसर्स, बट हाँ अपनी नॉर्मल लाइफ भी है। और हम लोग एक टूर में वी वॉज गोइंग टुगेदर। इन्होंने जैसा बताया, इन्होंने मॉडलिंग भी की है और ये वेस्टर्न डांस भी करती थी पहले, तो ये ट्रुप के साथ जा रही थी परफॉर्म करने के लिए। शी वॉज परफॉर्मिंग वेस्टर्न डांस एंड आई वॉज गोइंग एज अ कथक डांसर। मेरा बस शुरुआत ही हुई थी, मुझे आई थिंक 6-7 महीने हुए थे, एंड मैं परफॉर्म करने के लिए जा रहा था अपनी टीम के साथ। तो वहाँ मैंने इनको पहली बार देखा, और मैं देख के ही पहली नज़र में मुझे इनसे प्यार हो गया। और हालांकि मैं उस समय बहुत शाय था, मैं बोल नहीं पाया, 3 दिन तक वेट करता रहा, और 3 दिन बाद मैंने बोला कि बेस्ट ऑफ लक फॉर द परफॉर्मेंस। एंड देन बीच में फिर क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं आर्ट एंटरटेनमेंट की फील्ड है, तो बीच में इनसे बार और मुलाकात हुई रास्ते में चलते हुए, पर मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाया। और फिर उसके बाद जब हमारी मुलाकात आई थिंक 6-7 साल बाद हुई, जब मैं उस बीच में मैं अब्रॉड गया, मेरा पहला टूर हुआ यूरोप का, एंड आई वेंट टू फ्रांस, और दैट चेंज माई लाइफ बिकॉज आई वॉज अ वेरी शाई काइंड ऑफ पर्सन फ्रॉम बिगनिंग। बट क्या हुआ बाद में, जब मैंने बाहर गया, वहाँ मेरी आंखें खुली, लोगों से मिला, देखा दुनिया कितनी बड़ी है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, तो थोड़ा मेरे को सीखने को मिला। और उसके बाद 1-2 साल बाद मेरी फिर इनसे मुलाकात हुई, और फॉर्चुनेटली ये कथक में आ गई थी उस वक्त, क्योंकि जो भी इनका कारण रहा हो, वेस्टर्न छोड़ के कथक में आ गई थी। और मैं जब मिला तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, कोइंसिडेंस है। और मैंने कहा कि भाई आपको अगर कथक सीखना है तो मेरे पिताजी से अच्छा गुरु आपको लखनऊ में मिलेगा नहीं। एज अ गुड फ्रेंड मैंने इनको सलाह दी कि आप आइए और उनसे सीखिए। उन्होंने सीखना शुरू किया, और साथ में हम लोग काम करने लगे, साथ में परफॉर्मेंस करने लगे। शी वॉज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी हार्ड वर्किंग, तो ये बहुत जल्दी इन्होंने इम्प्रूव किया, और साथ में हमारी परफॉर्मेंस होने लगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जब साथ में जाने लगे तो मैंने फिर इजहार किया अपने इश्क का, और हम लोग के साथ में काम अच्छा कर रहे थे, और पिताजी को भी मैंने बताया इस बारे में, तो फिर घर पे बात हुई और हमारा विवाह हुआ। तो अनुज जी, अल्टीमेटली द बेस्ट कम्युनिकेशन व्हेन यू स्पीक, कथक में तो जेस्चर्स हैं जी, मीम्स हैं जी। तो आपको लगता है कि कथक में ठुमरी आनी चाहिए, तभी तरीके से कम्युनिकेट हो सकता है? नहीं, जैसे संगीत एक माध्यम है। देखिए, भाव कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे भाव। तो भाव बहुत बड़ी चीज़ है, और मुझे लगता है कथक में तो हम अगर एक हाथ यहाँ से यहाँ भी ले जा रहे हैं तो उसमें भी एक कहानी है, उसमें भी एक भाव है। तो बिना भाव के, बिना कम्युनिकेशन के, और हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उसे हम आँखों से हम पहचान सकते हैं कि कब हम खुश हैं, कब हम दुखी हैं। ये जो हमें रस हर इंसान के अंदर होता है, तो वो रस के लिए ज़रूरी नहीं आप ठुमरी कहें, आप एक सेंटेंस से भी अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। ठुमरी जो माध्यम है, जैसा मैंने बोला कि ठुमरी जो है वो कृष्ण राधा पे बेस्ड होती थी, और कहीं ना कहीं ये प्यार का, कृष्ण राधा से बड़ा प्रेम क्या ही होगा, या श्री राम सीता से बड़ा प्रेम क्या होगा। तो वो प्रेम को आपको करने के लिए या प्रकट करने के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा साधन है। जी नेहा जी, आप दोनों सेम प्रोफेशन में हैं, कितना सपोर्टिव रहता है कि जब दोनों सेम प्रोफेशन में होते हैं, क्या क्या सपोर्ट मिलता है, समझ पाते हैं ज़्यादा? ये बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बिकॉज़ अगर कोई और प्रोफेशन होता मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। मैं अगर शो करके आ रही हूँ, लेट नाइट आ रही हूँ, तो मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उनको संभालने के लिए अनुज हैं, मतलब मेरी मदर हैं। बट उसके साथ साथ अनुज भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे कि हाँ, अगर तुम ये शो कर रही हो तो हम बच्चे ऐसे मैनेज कर सकते हैं या ऐसे चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। मुझे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अनुज को पता है कि मैं अगर काम कर रही हूँ तो मुझे खाना नहीं बनाना है, मुझे और चीज़ें नहीं देखनी है।
तो बहुत सपोर्ट तो बहुत मिलता है, क्योंकि एक दूसरे की हम लोग फीलिंग समझते हैं। अगर अनुज भी लेट में आ रहे हैं तो मैं भी समझती हूँ कि हाँ क्यों लेट हो रहा है, क्या वजह है, तो समझाना नहीं पड़ता एक दूसरे को। जी जी, और तो साथ ये- परफॉर्म करने को भी मिलता है। साथ में परफॉर्म करने को भी रहता है और साथ में ही रहते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वेरोनिका ये इशारों से ही समझ जाते हैं कि किसको क्या करना है। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एग्जांपल फॉर दोज हु आर ट्यूनिंग इनटू द दूरदर्शन मॉर्निंग शो। अनुज जी, जब आपके डांस को कोई देखता है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कि एक फिजिकलिटी है उसमें, आप जिस तरीके से स्पिन करते हो जी। तो दैट कैचेस एवरीवनस आई। तो हाउ डू यू मैनेज दैट? कथक में फुटवर्क तो है ही, बट जी। जिस तरीके से आप स्पिन कर रहे हैं, जिस स्पीड से कर रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, तो अभ्यास पे है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है इसके लिए। और माय फादर वाज नोन एज किंग ऑफ चक्कर्स एंड मेरे पिताजी बहुत ही तेज़ चक्कर लेते थे और महाराज जी के बहुत स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट माने जाते थे वो, तो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अभी तो मेरे पिताजी ने कभी मुझे अलाउ नहीं किया रिकॉर्ड्स के लिए, या क्योंकि उनका मानना था कि ये साधना की चीज़ है, तपस्या की चीज़ है। पर मैं अपने स्टूडेंट्स को अलाउ करता हूँ कि इन टुडेज़ वर्ल्ड यू नीड टू शो द वर्ल्ड दैट व्हाट यू गॉट। सो इसलिए मैंने अपने बच्चों को बोला है कि आप मेहनत करिए। और मेरे स्टूडेंट ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। अभी मेरे स्टूडेंट है प्रीतम दास, वो 30 सेकेंड्स में ही टर्न लाइक 75 स्पिन्स एंड मैं 1 मिनट में 180 चक्कर लेता था। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 130 राउंड्स का है इन अ मिनट। सो ये ज़रूरी है क्योंकि दुनिया ये करती है। कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि विश्व शायद भारत के गौरवान्वित कार्यों को नहीं जानता, क्योंकि लोग समझते हैं कि भारत ने कोई कार्य किया नहीं। क्यों? क्योंकि लोग उसको जानते नहीं हैं। ये राजेंद्र प्रसाद जी ने आज से बहुत साल पहले बोला था। तो जब तक आपके कार्यों को लोग जानेंगे नहीं, तब तक कैसे आपको मानेंगे? आज लोग सोचते हैं भारत पीछे है, लेकिन भारत है तो कितने सारे हमारे ऋषि मुनियों ने कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स पहले कर रखे थे। और लोग कहते हैं कि हम विमान में भी हम कितने आगे थे, कई चीज़ों में थे, लेकिन उसको जानते नहीं है लोग। तो आपके कार्य को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी कहा कि इसको आप पब्लिश करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम चक्करों की बात करते हैं कि चक्कर क्यों करते हैं। हर चीज़ के पीछे, हमारे भारत में हर चीज़ के पीछे एक साइंस है। जैसे हम 108 चक्कर करते हैं, भगवान शिव के 108 नाम है, तो कहीं ना कहीं उसको लेके, और पृथ्वी भी चक्कर घूम रही है, तो ये ज़रूरी है कि वो चक्कर से हम अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा दरविश डांसर, सूफी डांसर चक्कर करते हैं, तो वो क्यों आध्यात्म से जोड़ते हैं उन चक्करों को? ये चक्कर आज से हज़ारों साल पहले हमारे भारत में विद्यमान थे, क्योंकि जब हम चक्कर लेते हैं तो वी आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, हम अपने आप को पृथ्वी से कनेक्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं जब मैं भी चक्कर लेता हूँ तो मैं अध्यात्म से कनेक्ट हो जाता हूँ। यही खासियत है हमारे भारत नृत्य की, जो वेस्टर्न डांस में नहीं है, जो अभी बात हो रही थी कि वो ज़्यादातर एंटरटेनमेंट, बॉडी फिटनेस के लिए, बट आवर आर्ट इज़ ऑल्सो फॉर द स्पिरिचुअलिटी। वो हमें अध्यात्म से कनेक्ट करता है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब मीरा जो नाचते नाचते भगवान कृष्ण में समा गई थी, तो आप सच्चे मन से अगर नृत्य या संगीत करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। I think that's the whole purpose behind all the classical art forms that we have, to connect with your inner self, to connect with the divine consciousness. चाहे वो कथक हो, भरतनाट्यम हो, संगीत हो, कुछ भी हो, सभी का पर्पस एक ही रहा है, unlike other western forms, to connect with your own self, to connect with the divine consciousness. You mean the Brahman, the universal Brahman. soul, Right. and to connect with your inner soul. मैं ये चीज़ें सीख रहा हूँ thanks to you, Veronica, and we'd like to thank both our wonderful guests, Pandit Anuj Mishra ji and his wonderful wife, Thank you. Neha Singh Singh. Thank you so much for being with us Thank you. Thank on you, the Doordarshan Morning Show. Thank you.